स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भारतीय संसद पर आधारित प्रश्नों के सेट नंबर 6 पर। और इसमें 15 सवाल हैं। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। ठीक है, 4 विकल्प हैं ABCD। तो इन्हें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प डी जो है वो सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। तो जो विकल्प डी है वो ये कह रहा है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो ये गलत है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, उसके बाद 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसको बताना है कि हमको इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प इनमें से डी हो जाएगा कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, तब ऐसा संसद कोई भी विधि बना सकती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। 4 विकल्प हैं यहाँ पे ABCD। हमको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, यह राज्यसभा को शक्ति है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 115, 116, 226 या फिर 249। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या हो जाता है या क्या होता है। ठीक है, विकल्प दिए हुए हैं ABCD। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही होगा कि इनमें से कुछ नहीं, क्योंकि क्या है, जो सरकार है वो राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद जो 75(3) है उसके अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। 4 विकल्प हैं ABCD। बताना इनमें से कौन सा सही है। जैसे विकल्प डी सही होगा कि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है ना। और संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है वो 7वीं अनुसूची में है, जबकि भाषाएं की बात की जाए तो वो 8वीं अनुसूची में है, और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी बात करें तो वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्यसभा का अध्यक्ष, फिर 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना इनमें से क्या सही है ना। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, अनुच्छेद 89(1) के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए
इच्छित न्यूनतम आयु है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो 4 विकल्प दिए हैं ना, और हमको बताना है कि इनमें से सही क्या है। तो सही हो जाएगा बी विकल्प, 30 वर्ष, है ना। तो जो राज्यसभा है उसके निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 220, 230, 210 या फिर 250। तो सही विकल्प है डी, 250, है ना। जिसमें 238 जो हैं वो राज्य और संघीय क्षेत्र से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। बताना कि इनमें से सही विकल्प क्या है। तो इनमें सही विकल्प ए है, ठीक है, कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार कर लेती है या अस्वीकार कर लेती है, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है, और इसमें राज्यसभा को धन विधेयक में कोई भी शक्ति नहीं प्रदान की गई है। तो सही विकल्प इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। अब हमको बताना है कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो राज्यसभा का सदस्य है फिर भी लोकसभा कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मंत्री जो कि राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, उसके बाद कूट दिए गए हैं जिसमें विकल्प शामिल हैं। तो कथन ये है कि यह भंग नहीं की जा सकती है। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चौथा है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। अब हमको बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन है। ए में दिया है 1, 2, 3, बी में है 2, 3, 4, सी में है 1 और 3 और डी में है 2 और 4। तो यहाँ पे सिर्फ पहला और तीसरा ही सही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है में कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन यह है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो कथन तो भैया सही है। कारण दिया गया है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। हमको बताना है कि इनमें से क्या सही है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे विकल्प ए सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो सही विकल्प इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना अंतराल होना चाहिए? 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, या फिर ऐसा समय जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 6 महीने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारतीय संसद बनती है। 4 विकल्प हैं, केवल लोकसभा से, लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, और लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से, क्योंकि अनुच्छेद जो 79 या 79 है वो कहता है कि संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा, यानी कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।